डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम कक्षा 9 में से सब्जेक्ट रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ इस लेसन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें सबसे पहले नंबर में आता है कि पदार्थ किसे कहते हैं या पदार्थ जो है वो क्या होता है। तो पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें से द्रव्यमान हो, जिसे तौला जा सके और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कर सकें, उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जैसे कि किताब, पेन, कुर्सी, मेज आदि। क्योंकि किताब ले लें तो यहाँ पर किताब जो है स्थान भी घेरती है, इसको हम तौल भी सकते हैं और इसका अनुभव जो है वो भी किया जा सकता है। अगले नंबर में आते हैं कणों के गुण धर्म जो हैं क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले नंबर में पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरे नंबर में पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और तीसरे नंबर में पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इनको समझने के लिए एक हम छोटा सा प्रयोग करते हैं। पहले नंबर में कह रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। इसको देखने के लिए हमने क्या किया, एक ग्लास लिया, अब यहाँ पर हमने इसका जो है इसमें से जल भर दिया और यहाँ पर एक चिन्ह बना दिया, यानी इसका आशय है कि ग्लास जो है इस जगह तक भरा हुआ है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि 1 चम्मच या 2 चम्मच चीनी ले लें या फिर सोडियम क्लोराइड नमक ले लें, 1 या 2 चम्मच इसको डालते हैं और जल को तेजी के साथ में हिलाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर चीनी और नमक डालने के बाद भी जल का जो तल हमने पहले नोट किया था उसमें वृद्धि नहीं हुई। यानी इससे यह आशय निकलता है या इससे यह सिद्ध होता है जो पहले नंबर में कहा गया था कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तो यहाँ पर चीनी और या नमक को डालने के बावजूद भी इसके तल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इससे यह सिद्ध होता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। अगले नंबर में कह रहा है कि पदार्थ के कण जो हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। इसका प्रयोग करने के लिए पुनः हमने क्या किया, एक ग्लास में से जल भर लिया और उसको टेबल के ऊपर रख दिया। उस कंडीशन पर जब जल जो है वो स्थिर हो जाए तो फिर उसमें क्या करते हैं, ड्रॉपर की सहायता से हमने क्या किया, यहाँ पर 2-4 बूंद जो है नीली, काली या स्याही की किसी भी प्रकार की स्याही की 2 या 3 बूंद डालते हैं। तो क्या देखते हैं कि कुछ समय पश्चात धीरे 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 जल जो है हमने जिस कलर की स्याही डाली उसी कलर में जो है वो परिवर्तित हो जाता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि पदार्थ के कण जो हैं वो निरंतर गतिशील रहते हैं। तीसरे नंबर में कह रहा है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे घरों में नल लगा हुआ होता है तो यहाँ पर ये मान लीजिए नल यहाँ से पानी निकल रहा है तो इससे थोड़ी दूर पर हमने क्या किया, अपनी उंगली लगा ली। अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि जब यहाँ पर जल उंगली के ऊपर गिर रहा है तो इससे 2 धाराओं में जो है वो परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन फिर पुनः नीचे जाने के पश्चात एक ही धारा बन जाएगी। इससे यह सिद्ध होता है कि पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरे नंबर में पदार्थ की अवस्थाएं, तो पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 में ठोस, नंबर 2 में द्रव, नंबर 3 में गैस, चौथे नंबर में प्लाज्मा और 5वें नंबर में बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट यानी BEC। कक्षा 9 के कोर्स में 3 ही अवस्थाओं के विषय में जो है वो बताया गया है। तो सबसे पहले नंबर में आते हैं ठोस। ठोस क्या होता है, तो ठोस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होते हैं। जैसे अब ईंट ले लें तो ईंट का आयतन भी निश्चित है और ईंट का आकार भी निश्चित है।
अगले नंबर में आते हैं द्रव। तो द्रव जो है पदार्थ की वह भौतिक अवस्था होती है जिसका आयतन तो निश्चित होता है, किंतु आकार जो है वो बर्तन के आधार पर बदलता रहता है। इसको हम जिन पात्र में यानी जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार जो है वो ग्रहण कर लेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो मान लीजिए हमने 500 ml जल लिया और उसको हमने 500 ml की ही बॉटल में भरेंगे, तो देखेंगे क्या कि बॉटल जो है वो पूरी तरीके से भर जाती है। इसके पश्चात उसी जल को हमने क्या किया, 2 लीटर की बॉटल में डाल दिया। अब क्या देखते हैं कि बॉटल जो है वो पूरी नहीं भरती है, यानी उसका आकार जो है वो परिवर्तित हो गया। यानी द्रव की अगर परिभाषा में पहुंचे तो पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार जो है निश्चित नहीं होता है, या हम कह दें कि आकार जो है वो बर्तन के आधार पर बदलता रहता है। जैसे कि दूध, पानी, तेल, शराब आदि। अगले नंबर में आते हैं गैस। ये पदार्थ की जो है तीसरी अवस्था होती है। तो अब अगर इसकी परिभाषा में पहुंचें तो पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन व आकार दोनों निश्चित नहीं होते हैं, ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है, उसे हम गैस अवस्था कहते हैं या उसे गैस कहते हैं। इनको गैस को जिस पात्र में रखेंगे उसी का आयतन भी ग्रहण कर लेगी और उसी का आकार भी ग्रहण कर लेगी। अगले नंबर में आते हैं पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तो पदार्थ की यानी यहाँ पर 3 अवस्थाएं बताई गई, एक ठोस बताया गया, द्रव बताया गया, गैस बताई गई। तो प्रश्न कह रहा है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, क्या पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है? तो पदार्थ की अवस्थाओं में जो परिवर्तन है वो 2 प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 कह रहा है तापमान में बदलाव करके, और नंबर 2 में कह रहा है दाब में बदलाव करके। अब तापमान में बदलाव करके हम परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए हमारे पास ठोस के रूप में बर्फ है, तो अगर हम यहाँ पर ताप बढ़ा देंगे, ताप बढ़ाने पर जो बर्फ है वो सबसे पहले किस रूप में परिवर्तित हो जाएगी? द्रव रूप में परिवर्तित हो जाएगी, और अधिक ताप बढ़ाने पर ये क्या हो जाएगा? गैस के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। अगर इसी जगह हम ताप घटा दें तो ताप घटाने पर जब गैस को हम उच्च ताप पर ठंडा कर देंगे तो वो पहले द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी और इसके बाद में और अधिक ठंडा करने पर वो ठोस अवस्था में यानी पुनः बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। अब अगले नंबर में कह रहा है कि दाब में बदलाव करके। अब दाब में बदलाव करके क्या किया जा सकता है? दाब में बदलाव कर यानी दाब घटाने पर ठोस जो है वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा और द्रव जो है वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे घरों में इस्तेमाल करने के लिए हमने लाइटर देखा होगा, जिसका साधारणतः घरों में इस्तेमाल किया जाता है गैस लाइटर। तो वहाँ पर जो लिक्विड भरा हुआ होता है वो एक गैस के रूप में ही होता है, लेकिन जब उसको हम दाब बढ़ा देते हैं तो वो हमारा किस में परिवर्तित हो जाता है। अगले नंबर में तापमान में परिवर्तन के प्रभाव क्या क्या होते हैं। सबसे पहले नंबर में आते हैं गलनांक बिंदु क्या होता है। गलनांक बिंदु क्या होता है? किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघल करके द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। एक बार पुनः देखिएगा, किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघल करके द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। जैसे बर्फ जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या होता है? ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने लगती है। लोहे का गलनांक जो है वो 1534 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी लोहे को अगर हम 1534 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या कर दें? गर्म कर दें, तो लोहा जो है वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि अलग अलग वस्तुओं का गलनांक बिंदु जो है वो अलग अलग होता है। अगले नंबर में इसी में आते हैं कि संगलन की प्रसुप्त उष्मा क्या होती है। तो संगलन की प्रसुप्त उष्मा की परिभाषा देखने के लिए क्या होता है? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक बिंदु पर
द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब इसका करने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, एक बीकर में से बर्फ के टुकड़े ले लेते हैं जिसमें से थर्मामीटर लगा देते हैं। इसमें से एक कांच की छड़ लगी हुई होती है और बर्नर की सहायता से और स्टैंड की सहायता से एक जो चित्र यहाँ पर बनाया गया इसी के आधार पर इसको क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, जब यहाँ पर स्पिट लैंप की सहायता से इस फ्लास्क को धीरे धीरे जो है गर्म करते हैं तो हम ये क्या यहाँ पर ये देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब जो यहाँ पर बर्फ लिया गया इसका गलनांक जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वैसे देखा जाए तो बर्फ का जो तापमान होता है वो -4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब यहाँ पर हम ताप बढ़ा रहे हैं तो 4 से कितना पहुँचेगा, 3 पहुँचे, -3 पहुँचेगा, -3 से -2, -2 से -1, फिर 0। तब तक यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर थर्मामीटर लगा हुआ, यहाँ पर ताप नहीं बढ़ रहा है। यानी यहाँ पर हम ताप लगातार दे तो रहे हैं लेकिन यहाँ पर जो ताप यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जो है वो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ताप द्रव में बदलने के लिए यहाँ पर हमने बर्नर द्वारा जितनी भी ऊष्मा दी उसका प्रयोग इसने काहे के लिए किया, द्रव में बदलने के लिए किया, यानी अपनी अवस्था परिवर्तन करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर ये जो ऊष्मा होगी इसकी क्या कहलाएगी, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहलाएगी। अगले नंबर में आते हैं, क्वथनांक बिंदु क्या होता है। तो किसी द्रव का वह तापमान, क्वथनांक बिंदु क्या होता है, किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़ करके गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है। जैसे जल का क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और अलग अलग वस्तुओं का क्वथनांक जो है वो अलग अलग होता है। यानी जल को अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म कर दें तो क्या हो जाएगा, यह द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अगले नंबर में कह रहा है कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगले नंबर में आते हैं, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। तो एक प्रोसेस होता है कि सबसे पहले जब ठोस से द्रव बनेगा, द्रव से गैस बनेगा, या गैस है तो गैस से द्रव और द्रव से जो है वो ठोस बनता है। लेकिन ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि जब किसी हम ठोस पदार्थ को या जब कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, जब कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगले नंबर में आते हैं कि निक्षेपण किसे कहते हैं। तो जब कोई गैस सीधे ठोस अवस्था से, जब कोई गैस सीधे ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो इस प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड और कपूर, जब इनको गर्म किया जाता है तो ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। अगले नंबर में आया कि पदार्थ की अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण। तो पदार्थ की अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण यानी ताप और दाब में परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्थाओं का जो है अंतर रूपांतरण किया जा सकता है। जैसे कि ठोस पदार्थ है, अगर इसको हम इसके गलनांक बिंदु तक क्या कर दें, गलनांक पर, तो ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। फिर वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा ये गैस में परिवर्तित हो जाएगा और गैस से ठोस, तो ऊपर निक्षेपण की परिभाषा पढ़ाई गई तुमको, यानी जब कोई गैस सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो उस क्रिया को जो है वो निक्षेपण कहते हैं। यहाँ से अगर इधर से चलें तो ठोस, जब कोई कह रहा है ऊपर ऊर्ध्वपातन की परिभाषा पढ़ाई गई तो ऊर्ध्वपातन में क्या बताया गया कि जब कोई गैस
जब कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पर ठोस को ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा किसमें परिवर्तित कर दिया गया, गैस में। अब जो गैस बनी तो यहाँ पर संघनन प्रक्रिया के द्वारा वह द्रव में परिवर्तित हो जाएगी और द्रव जो है वो हिमांक के द्वारा जो है वो पुनः किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। अगले नंबर में आते हैं कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं। तो किसी पदार्थ का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन जो है वो वाष्पीकरण कहलाता है। फिर से एक बार देखिएगा, वाष्पीकरण की परिभाषा क्या बताई गई, किसी पदार्थ का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। अगले नंबर में कह रहा है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 में कह रहा है सतह के क्षेत्रफल पर। सतह के क्षेत्रफल पर से क्या आशय है। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, चाय को जो है वो कप में ले लिया और चाय को जो है वो प्लेट में ले लिया। तो सबसे पहले नंबर में देखेंगे कि जो जैसे चाय ठंडी होनी है तो सब जो कप वाली है वो देर में ठंडी होगी, लेकिन जो प्लेट में है वो क्या हो जाएगा, जल्दी ठंडी हो जाएगी। अगले नंबर में कह रहा है तापमान पर। तो तापमान पर क्या प्रभाव होता है कि गर्मियों के दिनों पर मान लीजिए कपड़े तुमने सूखने के लिए डाले तो गर्मियों के दिनों पर तो वो जल्दी सूख जाएंगे, लेकिन सर्दियों पर तापमान जो है वो कम होता है, इस कारण कपड़े जो है वो क्या हो जाएंगे, देर से सूखते हैं। अगले नंबर में कह रहा है आर्द्रता पर। तो आर्द्रता पर जैसे बरसात के समय में या जब सर्दियों का मौसम होता है तो वातावरण में आर्द्रता यानी नमी मौजूद होती है, जिस कारण जैसे मान लीजिए कपड़े हैं तो वो क्या होंगे, देर से सूखते हैं। वायु की गति पर। तो अगर ज़्यादा तीव्र गति से वायु चल रही है तो जो है वाष्पीकरण और तीव्र गति से होगा। यानी कि अगर जैसे कि कपड़े सूखने के लिए डाले गए और तेजी के साथ में हवा जो है वो चल रही है, या घरों में क्या इस्तेमाल करते हैं कभी कभी कपड़े सूखने के लिए क्या कहेंगे, पंखे के नीचे डाल दिया, तो तीव्र वायु की गति के कारण जो है कपड़े जो है वो जल्दी से सूख जाते हैं। अगले नंबर में कह रहा है वाष्पीकरण के कुछ सामान्य उदाहरण। तो वाष्पीकरण से शीतलता। तो खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में लगातार वाष्पीकरण होता रहता है और वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण जो हैं अपने आसपास यानी वातावरण से कुछ ऊर्जा जो है अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने के कारण जो है वो शीतलता जो है उत्पन्न होती है। कभी कभी देखा होगा तुमने, अपने हथेली पर पेट्रोल डाल दें या एसीटोन डाल दें तो हमें कुछ ठंडक जो है वो महसूस होती है, वो इसी कारण से महसूस होती है। अगले नंबर में कह रहा है कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें दिखाई पड़ती हैं, क्यों, इसका क्या कारण होता है। तो इसका कारण यह होता है कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे जल के संपर्क में आकर कम हो जाती है और द्रव अवस्था में बदल जाता है और जो हमें जल की बूंदों के रूप में दिखाई देता है। कभी कभी क्या होता है, फ्रीजर से निकाल करके बोतल को हमने यानी बोतल को रख दिया बाहर, उसमें पानी भरा हुआ है, कुछ समय पश्चात देखते हैं कि बोतल की बाहरी सतह पर जल की छोटी छोटी बूंदें जो हैं वो एकत्रित हो जाती हैं, उसका यही प्रमुख कारण है। अगले नंबर में कह रहा है हिमांक किसे कहते हैं। तो किसी द्रव का हिमांक वह निश्चित ताप होता है जिस पर वह द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। धन्यवाद।